नमस्कार साथियों। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक नया एडवर्टाइजमेंट आया है और इसका नंबर है 01/2024। इसमें पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हैं और इसका जो एग्ज़ाम है पहला सेट लिखा है ये CET सेट फेज़ सेकंड। ये ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। सेट फेज़ फर्स्ट का अब सेकंड में, यानी कि जो कैंडिडेट CET फेज़ फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर चुके हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो ये वाला एग्ज़ाम किन के लिए है? जिन्होंने CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको पास कर लिया है, ठीक है। और इसकी डेट पब्लिकेशन की 1 जनवरी है और 11 जनवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं और 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 25 जनवरी तक आपको फॉर्म भर लेना है और कोई भी फ़ीस इसमें नहीं लग रही है, ये ध्यान देना है, ठीक है। कोई भी फ़ीस इस एग्ज़ाम में नहीं लग रही है। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं और उसमें क्या है, जो बैकवर्ड क्लास A, बैकवर्ड क्लास B और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, वो कब के होनी चाहिए? 1/4/2025, ठीक है। यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद के, या फिर जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है यानी कि 25 जनवरी, इसके बीच के होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद के तो आप बना ही नहीं सकते हैं 25 जनवरी। तो आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए कब होना चाहिए? 1/4/2025 के बाद का। इसके बाद जो शेड्यूल कास्ट हैं, एक डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और अदर शेड्यूल कास्ट, इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए 13 नवंबर 2024, 13/11/2024 उसके, ठीक है, बाद का। कब का? 13 नवंबर 2024 उसके बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या जो क्लोजिंग डेट है 25 जनवरी इसके पहले का, ठीक है। तो ध्यान रखें, आपके अगर सर्टिफिकेट तैयार नहीं है तो अभी काफ़ी समय है, इनको बनवा सकते हैं। आगे देखें, एक सर्टिफिकेट है जो एक्स सर्विस मैन है, ठीक है, रिन्यू कराना है या इश्यू हुआ है, या उसके किसी फैमिली मेम्बर का है एक्स सर्विस मैन का, तो उसका सर्टिफिकेट भी कब का होना चाहिए? आफ्टर 12/1/2025, यानी कि 12 जनवरी 2025 के बाद का, या फिर क्लोजिंग डेट से पहले का। नहीं हो तो ये सभी सर्टिफिकेट आप बनवा के तैयार कर लें। आगे देखें, आगे आप देखिए, अब जो हमारी वैकेंसी उनकी संख्या कितनी है? एक 4,500 यानी कि 4,500 जो पोस्ट हैं वो किसके लिए है? मेल कांस्टेबल के लिए हैं, पुलिस कांस्टेबल के लिए है, जनरल ड्यूटी के लिए। उसमें सभी जनरल लोग हैं जो इसमें नॉन ESM लिखा है, और ESP यानी कि ये जो एक्स सर्विस मैन हैं और एक्स एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, ठीक है, जो खिलाड़ी वगैरह हैं उनके लिए नहीं है ये, ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। तो उसमें जनरल की सीटें हैं 1620 और डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की हैं 405, ठीक है, और अदर शेड्यूल कास्ट की हैं 405। बैकवर्ड क्लास A की है 630 और बैकवर्ड क्लास B की 360 और EWS की 450। ये जनरल वाली सीटें हो गई हैं। और फिर जो एक्स सर्विस मैन है, एक्स सर्विस मैन में जो जनरल वाले हैं उनकी 315, एक्स सर्विस मैन में DSC की 45, एक्स सर्विस मैन में OSC की 45 और एक्स सर्विस मैन में BCA की 90 और एक्स सर्विस मैन में ही BCB की 135। यानी कि जो एक्स सर्विस मैन की वैकेंसी है उनको उन्होंने बिल्कुल अलग दिया है, ठीक है। आगे देखें, अब दूसरी कैटेगरी में है 600 पोस्ट हैं जो कि फीमेल कांस्टेबल के लिए हैं, ठीक है। इसके लिए फीमेल कांस्टेबल के लिए है जनरल ड्यूटी में। इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो जनरल में 216 सीट है, DSC में 54, OSC में 54, BCA में 84, BCB में 48, EWS में 60, ठीक है। इसी प्रकार के जो एक्स सर्विस मैन वाले हैं उसमें जनरल में 42 और DSC में 6, OSC में 6, BCA में 12 और BCB में 18। इसके बाद 400 पोस्ट अलग से हैं मेल कांस्टेबल की, वो हैं गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की, ठीक है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस हरियाणा की GRP की हैं। उसमें क्या है, जो, ठीक है, नॉन ESM वाली पोस्ट हैं और ESP वाली यानी कि जनरल कैटेगरी की, उसमें जनरल की 144, DSC की 36 हैं, OSC की 36, BCA की 56, BCB की 32 और EWS की 40, ठीक है। जो BCA BCB हैं ये अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी हैं। आप देख लीजिए, आप A कैटेगरी में आते हैं या B में आते हैं। और DSC OSC शेड्यूल कास्ट की हैं, एक डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है और एक अदर शेड्यूल कास्ट है। आगे देखें, जो क्वालिफिकेशन है इसमें क्या होना चाहिए आपको? 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपको
12वीं की परीक्षा यानी कि, ठीक है, मैट्रिक से ऊपर की जो परीक्षा अपनी होती है हायर सेकेंडरी की, वो आपको पास होनी चाहिए। और अगर आपकी एजुकेशन हायर भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, ध्यान देना है, ठीक है। ये बात नहीं है कि आपने जो आपकी एजुकेशन है वो 12th पास से ज़्यादा है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, या पीजी कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, या आपने भले ही इंजीनियरिंग की हो, कुछ भी चीज़ की हो, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन ध्यान रखें, आपकी ज़्यादा पढ़ाई से आपके नंबरों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके नंबर नहीं बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। मेनली आपको क्या 12th पास होना चाहिए। और हिंदी या संस्कृत, कौन सा, हिंदी या संस्कृत में एक विषय आपका होना अनिवार्य है जब आप 10+2 की पढ़ाई कर रहे होंगे 12th क्लास की, ठीक है। आपका 10th क्लास में या 12th क्लास में अगर हिंदी और संस्कृत है तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है और हिंदी या संस्कृत में से कोई सब्जेक्ट आपका नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ध्यान रखें, ठीक है। आगे चलें। इसकी जो एज है वो 18 से 25 साल की है। अगर आपकी आयु 1 जनवरी 2026 से पहले 25 साल की हो गई है तो आप ओवर एज माने जाएंगे, ठीक है। आगे और देखें महत्वपूर्ण चीज़ कि जो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, किसके लिए, जितनी भी कैटेगरीज हैं रिजर्व वाली कैटेगरी, जैसे कि शेड्यूल कास्ट का है, बैकवर्ड क्लास है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, सभी कैटेगरीज़ के लिए क्या मिलेगा, 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि आप 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक 30 साल हुई है, उसके पहले नहीं हुई है। आगे क्वालिफाइंग टेस्ट का देखें हम, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड कर लिया है, CET टेस्ट, उसके बाद उनका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट दोनों होंगे, ठीक है। और ये जो टेस्ट है ना फिजिकल वाला, वो कैसा है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। और इसमें कितने स्टूडेंट का, कैंडिडेट्स का चुनाव किया जाएगा, जितनी वैकेंसी निकली हैं उसके 10 टाइम्स का, ठीक है। अगर माना कि 5000 वैकेंसी है तो 50,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, किसमें, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में। इसके बाद जो सिलेक्ट किया जाएगा वो 50,000 संख्या रहेगी, यानी कि 10 गुना ज़्यादा। केवल ध्यान करना है क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये नहीं है कि आपने अगर किसी से जल्दी दौड़ पूरी कर ली है या आपकी लंबाई किसी से ज़्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ये सब नहीं होगा। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट है फिजिकल का, उसमें क्या है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, पुरुष हैं, उनके लिए कितने किलोमीटर दौड़ना है, 2.5 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। और इसके लिए आपके पास एक डिवाइस लगाई जाएगी, आप दौड़ेंगे, उसको कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। इससे आपकी गणना सही होगी कि आप किस प्रकार से कितने समय में दौड़ पा रहे हैं। इससे कोई भी है ना, आपको डाउट नहीं रहेगा कि हमारी दौड़ सही नहीं हुई है। आगे देखें, नॉलेज टेस्ट होगा, जो परीक्षा होगी उसका 97% वेटेज होगा, ठीक है। जो 3% है वो दिया जाएगा NCC कैंडिडेट्स को, जिनके पास NCC सर्टिफिकेट होगा उनके लिए मिलेगा। तो 97% जो वेटेज है उसमें आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सबके बराबर नंबर होंगे और 2 भाषाओं में ये होगा, ठीक है, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये टेस्ट होगा। ध्यान रखना है कि कम से कम मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने ही हैं, तब आप क्वालिफाइड माने जाएंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उन्हें के लिए जो क्वालिफाइड मार्क्स हैं वो हैं 40%, 40%, इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे तब आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। और ध्यान रखें, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। आप क्वेश्चन हल करते हैं, गलत हो जाता है तो आपको नेगेटिव मार्क नहीं मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन अगर क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो नेगेटिव मार्क मिलेंगे आपको। और दूसरा क्या देखना है हमें, NCC सर्टिफिकेट, तो 97% परीक्षा का हो गया। अगर किसी के पास NCC सर्टिफिकेट है ABC इस लेवल के, तो A वाले को 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, B वाले को 2 और C वाले को 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, कांस्टेबल की नौकरी के लिए। और जो सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा इसी होना चाहिए, NCC का डायरेक्टर जनरल के द्वारा, ठीक है। और उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए कि ये ग्रेड लेवल A और B और C किसका सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो 97 जो % का मार्क्स होगा वो आपका नॉलेज का टेस्ट होगा। उसमें क्या क्या रहेगा सिलेबस में, एक तो आपको देखना जनरल स्टडी रहेगी, आपका समान ज्ञान, समान विज्ञान, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स रहेगा आपका समसामयिक की, रीजनिंग रहेगी आपकी,
मेंटल एप्टीट्यूड रहेगा, मैथ रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ, एग्रीकल्चर से भी प्रश्न आपके आएंगे, ध्यान देना है इसमें, एग्रीकल्चर भी पूछा जाएगा और एनिमल हस्बेंड्री भी पूछा जाएगा, ठीक है। और अदर रिलेवेंट फील्ड्स, ट्रेड, व्यापार वगैरह, इससे भी थोड़े बहुत प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसमें वो बता रहा है कि 10% क्वेश्चन हैं आपके, वो रिलेटेड रहेंगे किससे, बेसिक नॉलेज से, किसकी, कंप्यूटर की, ठीक है। और एटलीस्ट 20% क्वेश्चन रहेंगे किससे, बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा, ठीक है। 10% आपके रहेंगे कंप्यूटर नॉलेज के और 20% हरियाणा की नॉलेज के बारे में, ठीक है। और जो टेस्ट होगा उसका जो लेवल कैसा होगा, 10+2 एग्जामिनेशन होता है उसी स्तर का होगा, कुछ ज़्यादा हाईफाई टेस्ट आपका नहीं होगा। और जो एग्ज़ाम का पैटर्न अगर हम देखें तो उसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ध्यान देना है हमें, ठीक है। आपका कंप्यूटर पे एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। OMR जो सीट होती है उसमें हमें गोले भरने पड़ेंगे, वो वाला एग्ज़ाम होगा आपका। और इसमें लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग फॉर ए रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। अगर आपने, ये ध्यान देने की चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, अगर आपने कोई भी प्रश्न अटेम्प्ट किया है और वो गलत हो गया, ठीक है, तो उसका आपको नेगेटिव मार्क नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है, उसको छोड़ दिया, उस पर गोला नहीं लगाया, तो आपके सीधे 0.97 मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखें। 1 नंबर के बराबर मार्क्स आपके नेगेटिव हो जाएंगे अगर आपने प्रश्न को छोड़ दिया, क्योंकि आपको इसमें 4 नहीं 5 गोले देगा वो, ठीक है। A, B, C, D और E, ठीक है। अगर आपका उत्तर A है तो A लगाएंगे, B है तो B, C और D उत्तर है तो D लगाएंगे। लेकिन आपने अगर उत्तर आपको नहीं भर रहा है, आप कोई इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आपको E वाला भरना पड़ेगा, E ऑप्शन, ठीक है, आपको भरना पड़ेगा। अगर आप E वाले को खाली छोड़ देते हैं तो आपके इतने नंबर काट लिए जाएंगे, ध्यान रखें। एक तरीके से ये नेगेटिव मार्किंग है प्रश्न छोड़ने के लिए। तो इससे अच्छा कि आप अटेम्प्ट करें, भले वो गलत हो जाए। और जो रिजर्वेशन का लिखा है मैंने बता दिया पहले, ठीक है, कैटेगरीज में कौन सा क्या सर्टिफिकेट लगना है। और थोड़ा और आपको ध्यान से देखना, तो नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें एक बार, बस ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी हो गई हैं, हाँ। और जो अपलोड होना है डॉक्यूमेंट्स वो देख लें फॉर्म भरने में। तो जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या चाहिए है, जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके, ठीक है, सबके सर्टिफिकेट लगेंगे आपको, ठीक है। स्कैन रखना है आपको, स्कैन ही लगेंगे। कलर फोटोग्राफ होना चाहिए आपका वाइट बैकग्राउंड में, इसमें नाम और डेट, जिस दिन फ़ोटो आपने लिया है उसकी डेट और नाम होना चाहिए। आपके सिग्नेचर भी स्कैन होंगे और आधार कार्ड की कॉपी भी स्कैन हो गई, ठीक है। एनेक्सर 5 वो नीचे है, आप पढ़ लेना, देख लेना। और फिर है जो शेड्यूल कास्ट वाले कैटेगरीज हैं उनके लिए क्या है, जो ऊपर दिया है सभी वही चीज़ें हैं, केवल उनके लिए हरियाणा का मूल्यवासी लगेगा, ठीक है, बोनाफाइड। और जो सर्टिफिकेट है वो उसकी स्कैन कॉपी लगेगी, ठीक है। जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है सबके लिए सर्टिफिकेट का स्कैन लगेगा और बोनाफाइड रेसिडेंट यानी कि मूल्यवासी लगेगा। सेम इस कैटेगरी में होगा, ऐसे ही OBC वाली कैटेगरीज हैं, ऐसे ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, सबके लिए यही डॉक्यूमेंट्स चीज़ें लगेंगी, बस सर्टिफिकेट सबका अलग अलग होगा। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है या उसके परिवार वाले एक्स सर्विसमैन है, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज बुक, जिसमें शो होना चाहिए कि किस तारीख को मिलिट्री में उसकी एंट्री हुई है, किस तारीख को डेट को उसका रिलीज हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है। और डिस्चार्ज का क्लोज होना चाहिए स्पष्ट कि किस वजह से डिस्चार्ज हुआ है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मिलिट्री में आर्मी में कुछ मिसबिहेव किया हो, अनुशासनहीनता की हो, उसकी वजह से आपको डिस्चार्ज किया हो, तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सब महत्वपूर्ण पॉइंट लगभग हो गए हैं। एक चीज़ और देखें यहाँ पर, अगर फाइनल रिजल्ट के टाइम पे किसी 2 कैंडिडेट्स का स्कोर बराबर आया तो उसको हायर स्कोर माना जाएगा, जिसकी नॉलेज टेस्ट में जो पेपर एग्ज़ाम हुआ है उसमें उसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं। अगर उसमें भी उनके मार्क्स बराबर आए हैं तो किसको प्रेफर किया जाएगा, जिसकी एज ज़्यादा है उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। अगर दोनों की एज भी बराबर है, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स भी बराबर आए हैं, तो फिर किसको प्रेफर किया जाएगा, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स को, ठीक है। किसको, हायर एजुकेशन जिसकी ज़्यादा होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। तो लगभग सभी जानकारी पूरी हो गई जो ज़रूरी थी। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट करें, उसमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।